नमस्कार, मैं हूं अमृता निमेशन और आप देख रहे हैं नादी टीवी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि भोपाल से मिल रही है, जहां पर एक बार फिर सरकार जो है कर्ज लेने जा रही है। भोपाल में एक बार फिर शिवराज सरकार कर्ज लेगी। 25 साल के लिए कर्ज लेगी शिवराज सरकार। 14 मार्च को सरकार के खाते में आएंगे 2000 करोड़। सरकार बॉन्ड गिरवी रखकर आरबीआई से लोन ले रही है। 55 दिनों में 19,000 करोड़ का कर्ज पहले ही दिया जा चुका है। वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं मध्य प्रदेश से, जहां एक बार फिर शिवराज सरकार कर्ज लेने जा रही है। 14 मार्च को सरकार के खाते में 2000 करोड़ रुपए आएंगे। सरकार बॉन्ड गिरवी रखकर आरबीआई से लोन ले रही है। 55 दिनों में 19,000 करोड़ का जो कर्ज है वो लिया जा चुका है। और इस बार जो है 25 साल के लिए शिवराज सरकार ने कर्ज लिया है। 14 तारीख को यानी कि 14 मार्च को सरकार के खाते में 2000 करोड़ रुपए आ जाएंगे। और इसके बाद उम्मीद की जा रही है कि मध्य प्रदेश सरकार अब दोबारा कर्ज नहीं लेगी और ये जो कर्ज लिया है वो 25 साल के लिए है। पचपन दिनों के अंदर सरकार चौथी बार ऐसा है जो कर्ज ले रही है। और 25 साल के लिए शिवराज सरकार ने कर्ज लिया है। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते संवाददाता विवेक पांडे की ओर। विवेक, सरकार ने अब 25 सालों के लिए कर्ज लिया है। आखिर क्या अब यही उम्मीद की जा सकती है कि इसके बाद अब सरकार कर्ज नहीं लेगी? बिल्कुल, फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग के बाद राज्य सरकार को कर्ज लेने की जरूरत पड़ी है और एक तरफ निवेशकों ने भी मध्य प्रदेश को कर्ज देने में पूरी तरीके से दरिया दिली दिखाई है और जिसका नतीजा है कि सरकार ने अब कर्ज की अदायगी के लिए समय बढ़ा दिया है। अब तक सरकार 10 से 20 साल तक की अवधि के लिए कर्ज लेती थी, लेकिन ये पहली बार है कि 25 साल की अवधि के लिए सरकार कर्ज लेने जा रही है। और राज्य सरकार अभी तक 5 बार 3,000 करोड़ रुपए का कर्ज ले रही थी, लेकिन इस बार 2,000 करोड़ रुपए का कर्ज ले रही है। और वित्त विभाग ने नए कर्ज को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से 15 मार्च को ऑक्शन किया जाएगा और इसके बाद सरकार के खाते में 2,000 करोड़ रुपए आएंगे। अभी जो फिलहाल सरकार की स्थिति है, वित्त विभाग का ये कहना है कि 1 मार्च को ही 3,000 करोड़ रुपए का सरकार ने कर्ज लिया था और इसी तरीके से 8 मार्च को होली के दिन भी सरकार ने 3,000 करोड़ का कर्ज लिया था। और सरकार अब तक 56 दिनों के अंदर करीब 15,000 करोड़ से अधिक का कर्ज ले चुकी है। और मौजूदा वित्तीय वर्ष में सरकार ने अब तक जो कर्ज लिया है उसकी जो अदायगी है वो सरकार फिलहाल कर रही है। करीब 50,000 करोड़ रुपए सरकार जो अभी तक कर्ज लिया है मध्य प्रदेश के 3,20,000 करोड़ का जो कर्ज है उसको चुकाने के लिए सरकार कर्ज ले रही है। और जो अंदर खाने की खबर है कि सरकार की आर्थिक स्थिति बेहतर हुई है, जिसके चलते जो कर्ज लेने की स्थिति है वो फिलहाल बढ़ी है। और यही वजह है कि सरकार विकास योजनाओं और डेवलपमेंट को लेकर ये कर्ज ले रही है। फिलहाल जो पहला फाइनेंशियल ईयर है 2023 और 24 का, उसमें ये तीसरी बार कर्ज लिया गया है सरकार की ओर से। और अब तक नए साल से मार्च तक जो 15 मार्च तक की अवधि रहेगी, इस बीच में सरकार 19,000 करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है। यानी कि सरकार पे 3,24,000 करोड़ से अधिक का कर्ज है। सबसे ज्यादा कर्ज बाजार से लिया गया है। इसके अलावा सरकार ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में अपने बॉन्ड्स गिरवी रख के जो कर्ज लिया है वो सबसे ज्यादा है। और जो सरकार की जो अन्य जो सोसाइटीज है उनके भी लिए सरकार ने बॉन्ड को मार्केट में ओपन किया था और इसी के आधार पे कर्ज लेने की कवायद की गई है। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सरकार की जो रेवेन्यू रिसिप्ट है उसके मुताबिक एक्सपेंडिचर ज्यादा बढ़ा है, यानी कि सरकार का खर्च भी बढ़ा है। और पिछले साल की तुलना में जो सरकार ने इस साल जो अपने बजट में बताया था करीब 57
1000 करोड़ रुपए का सरकार को वित्तीय घाटा भी हुआ है। और इसी से ये समझा जाए कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो सरकार को लोन दे रहे हैं, उनकी अवधि भी इस बार बढ़ाई गई है। और सरकार पहले तो 10 साल के लिए 15 साल के लिए कर्ज लेती थी, लेकिन अब इस बार ड्यूरेशन की वृद्धि की गई है और 25 साल तक शेड्यूल रखा गया है कि 2000 करोड़ की अदायगी के लिए सरकार ने ये समय लिया है। बिल्कुल, पहले ये कहा जाता था कि 10 से 15 साल के लिए कर्ज लिया जाता था सरकार की ओर से, लेकिन इस बार 25 साल के लिए शिवराज सरकार ने कर्ज लिया है। पहले ही शिवराज सरकार जो है वो कर्ज में डूबी हुई है और एक बार फिर यहाँ पर कर्ज लिया है। 14 मार्च को सरकार के खाते में 2000 करोड़ रुपए आ जाएंगे। सरकार बॉन्ड गिरवी रखकर आरबीआई से लोन ले रही है। 55 दिनों में 19,000 करोड़ का अब तक कर्जा लिया जा चुका है। चलिए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की, जो कि भोपाल से मिल रही, जहां राज्य सेवा अधिकारियों का थोड़ा और इंतजार करना होगा। आईएएस आईपीएस बनने के लिए अधिकारियों को इंतजार करना पड़ेगा। मार्च की बजाय अब अप्रैल मई में डीपीसी की बैठक हो सकती है। सरकार ने कैडर अलॉटमेंट के लिए बैठक बुलाई थी। 27 फरवरी को राज्य सरकार ने बैठक बुलाई थी और 2021 के 19, 2022 के 14 पदों के लिए डीपीसी होनी थी। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते संवाददाता विवेक पांडे की ओर। विवेक, लगातार जो तारीख है वो बढ़ती जा रही है और अब कयास लगाए जा रहे थे पहले कि मार्च में डीपीसी हो सकता है, लेकिन अब अप्रैल मई इसकी अवधि बढ़ा दी गई है। बिल्कुल, दिसंबर पिछले साल की डीपीसी होनी थी और सरकार ने यूपीएससी को जी विवेक। चलिए फिलहाल हमारा संपर्क कट गया है संवाददाता से, लेकिन आपको बता दें कि राज्य सेवा के अधिकारियों को अब थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि पहले ही कयास लगाया जा रहे थे कि मार्च के महीने में जो डीपीसी है वो हो सकती है पदों के लिए, लेकिन अब ये बैठक जो है वो अप्रैल मई में हो सकती है और उसके बाद ही जो अवधि के हिसाब से ही डीपीसी बढ़ाई जाएगी। सरकार ने कैडर अलॉटमेंट के लिए बैठक बुलाई थी। 27 फरवरी को राज्य सरकार ने ये बैठक बुलाई थी। 2021 के 19, 2022 के 14 पदों के लिए डीपीसी होनी थी। चलिए एक बार फिर रुक करते संवाददाता विवेक पांडे के। विवेक, पहले ही कयास लगाए जा रहे थे कि मार्च महीने में जो है वो डीपीसी हो सकती है, लेकिन अब इसे अप्रैल और मई के लिए बढ़ा दिया गया है। देखिए, ऐसे आईएएस के लिए जो डीपीसी होनी है वो फिलहाल कई महीनों से देरी से चल रही है, लेकिन एसपीएस से आईपीएस के लिए जो प्रमोशन की जो कवायद है वो पिछले 1 साल से चल रही है और नतीजा ये है कि साल 1995 और 96 बैच के आईएएस अधिकारी बन चुके हैं, लेकिन जो राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी हैं 96 बैच के, उनको फिलहाल आईपीएस कैडर के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। और ये माना गया था कि सरकार साल के अंत तक, यानी कि पिछले साल दिसंबर में डीपीसी की बैठक करके और यूपीएससी को नाम भेज देगी और जनवरी के पहले सप्ताह में ही अधिकारियों के जो कैडर अलॉटमेंट की सूची है वो गृह विभाग जारी करेगा, केंद्रीय गृह विभाग आईपीएस के मामले में। लेकिन सरकार ने यह फैसला किया कि एसपीएस और एसएएस दोनों की डीपीसी एक साथ की जाए और पहली जो कवायद थी इस डीपीसी को लेके ये थी कि 27 फरवरी को चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में ये पहली बैठक होनी है और इस बैठक के बाद डिसीजन लिया जाएगा कि आखिर किन अधिकारियों के नाम पर मुहर लगेगी। लेकिन विधानसभा सत्र शुरू हो गया था और उस दौरान डीपीसी को रद्द कर दिया था। जो तारीख तय थी उस तारीख में डीपीसी हुई नहीं। अब ये कहा जा रहा था कि मार्च में डीपीसी होगी, लेकिन अब ये आसार बन रहे हैं कि अप्रैल और मई के बीच में डीपीसी होगी। करीब 49 से अधिक अधिकारियों को आईपीएस और आईएएस बनने का मौका मिलेगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि डीपीसी को लेकर देरी क्यों हुई है। और जो मंत्रालय से जुड़े हुए सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि मुख्य सचिव और एसीएस होम सामान्य प्रशासन विभाग, इन अधिकारियों के बीच में कोऑर्डिनेशन की कमी है, जिसके चलते डीपीसी की प्रक्रिया में देरी हुई है। और अब नई तारीख का इंतजार अधिकारी कर रहे हैं और ऐसे में जो डीपीसी की प्रक्रिया में लेट लतीफी है, ऐसे में कई अधिकारी जिनकी उम्र भी पार हो चुकी है वो
प्रमोशन के दायरे से बाहर हो सकते हैं। जी। और अधिकारियों का ये कहना है कि अभी 33 पद उपलब्ध हैं, जिनमें से साल 2021 के 19 और साल 2022 के 14 पद हैं, और एक साथ दोनों सालों की डीपीसी कराने का प्रस्ताव जारी कर दिया है। और लेकिन सवाल यही है कि जी। जो डीपीसी होनी है वो फिलहाल हो क्यों नहीं रही है। और सरकार की स्लेट लतीफी के चलते जनवरी में ही केंद्रीय गृह विभाग ने चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिखा था और ये कहा था कि साल 2023 में 6 पदों के लिए आईपीएस अधिकारियों को बनाया जा सकता है, यानी कि एसपीएस से आईपीएस के लिए 6 पद और अतिरिक्त दिए गए हैं, और 10 पद साल 2021 के बाकी है, लेकिन उनको भी तय समय के अंदर डीपीसी के जरिए पूरा किया जाए। लेकिन सरकार ने ना तो एसएएस और ना ही एसपीएस के कैडर अलॉटमेंट के लिए डीपीसी की प्रक्रिया पूरी नहीं की, जिसकी वजह से अब अधिकारियों को अप्रैल और मई तक का इंतजार भी करना पड़ सकता है। बिल्कुल, अब इसे एक बार फिर होल्ड पर रख दिया गया है। हालांकि पिछले साल के अंत तक ही कयास लगाए जा रहे थे कि अधिकारियों के लिए कि बेहद अच्छी खबर हो सकती है, राहत भरी खबर हो सकती है, लेकिन अब अधिकारियों को थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। ये पहले ही कहा जा रहा था कि आईएएस आईपीएस राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को जल्द प्रमोशन मिलेगा, नए वेतनमान का लाभ मिलेगा, डीपीसी में फैसला लिया जाएगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है। मार्च की बजाय अब इसे अप्रैल मई कर दिया गया है। सरकार ने कैडर अलॉटमेंट के लिए बैठक बुलाई थी। 27 फरवरी को राज्य सरकार ने ये बैठक बुलाई थी। 2021 के 19, 2022 के 14 पदों के लिए डीपीसी होनी थी, जो अब अप्रैल मई में हो सकती है। थोड़ा और राज्य सेवा के अधिकारियों को इंतजार करना पड़ेगा। चलिए, बड़ी खबर मिल रही है मध्य प्रदेश से, जहां पर डिंडोरी के स्कूल में यौन शोषण का मामला। प्रदेश के 20 स्कूलों को छात्रावासों की जांच होगी। मिशनरी स्कूलों का अनुदान रद्द किया जाएगा। बाल अधिकारी संरक्षण आयोग इसे रद्द करवाएगा। अनियमितता करने वाले स्कूलों का अनुदान जो है वो रद्द होगा। आयोग मध्य प्रदेश शासन के जनजातीय कार्य विभाग के प्रमुख सचिव को भी नोटिस जारी कर दिया गया है। चलिए, एक बार फिर रुक करते संवाददाता विवेक पांडे की ओर। विवेक, आखिर क्या वजह है जो मध्य प्रदेश में बच्चियां अब भी सुरक्षित नहीं है? सरकार कई कदम उठा चुकी है, सख्त कदम उठा चुकी है, बावजूद इसके तस्वीरें कुछ और ही नजर आती हैं। बिल्कुल, कुछ दिनों पहले डिंडोरी के मिशनरी स्कूल में यौन शोषण का मामला सामने आया था, और मुख्यमंत्री के पास जैसे ही इस बात की जानकारी लगी, मुख्यमंत्री ने तत्काल ही जिले के एसपी संजीव सिंह को हटा दिया था और संजय कुमार सिन्हा को वहां पदस्थ किया। अब इस मामले की जांच नए सिरे से शुरू होगी, और ये पहली जांच में ये पाया गया है कि जिस स्कूल पर जिस आदिवासी नाबालिग छात्राओं ने जिस स्कूल के संचालक और टीचरों पे आरोप लगाए थे, वह स्कूल राज्य सरकार से अनुदान भी ले रहा था और बच्चों से फीस भी। और सरकार ने इसी मामले को देखते हुए ये फैसला किया है कि जो अनुदान लेने वाले स्कूल है उनकी जांच कराई जाए। और राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने जो वसूली की जा रही है, फीस के साथ साथ अनुदान दिया जा रहा है, इसको लेकर रद्द करवाने की मांग कही है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियंका कालूंगो ने स्पष्ट किया है कि सरकार को इस बात की जानकारी दी जाएगी कि आखिर कौन कौन से स्कूल अनुदान ले रहे हैं, और प्रदेश के करीब 20 से अधिक स्कूल और छात्रावास को इस जांच के दायरे में रखा जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि डिंडोरी का जब ये मामला उजागर हुआ, इससे पहले दमोह में भी ऐसा ही मामला सामने आया था, और राष्ट्रीय बाल आयोग लगातार मध्य प्रदेश में सक्रिय रहा है और कई ऐसे मामले उजागर किए हैं, जिसके बाद राज्य सरकार को अधिकारियों पे कार्रवाई करनी पड़ी है। ठीक इसी तरीके से डिंडोरी में जिस तरीके से अनियमितता मिशनरी स्कूल में की गई और अब उसे अनुदान उसका रद्द कराने की जो कवायद है वो बाल अधिकार संरक्षण आयोग की तरफ से की जाएगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि लगातार स्कूल शिक्षा विभाग के साथ साथ जिला शिक्षा अधिकारी और कलेक्टर खुद इस बात की मॉनिटरिंग करते हैं कि जो सरकार की ओर से मिलने वाला ग्रांट है उसको किस तरीके से यूज किया जा रहा है, उसकी पूरी समीक्षा की जाती है। इसके बाद भी गड़बड़ी सामने आ रही है, तो ये बड़ा सवाल है कि आखिर जांच कैसे खाना पूर्ति के नाम पे की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से ये यौन शोषण का मामला सामने आया और यौन शोषण के मामले के बाद अब ये पर्पे खुलती जा रही है कि किस तरीके से सरकार को चूना लगाने की जो कवायद है वो अनुदान लेने वाले स्कूल और छात्रावास कर रहे हैं।
ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि सरकार समय रहती अगर इसकी जांच कराती है तो कई ऐसे और भी खुलासे होंगे कि जिससे जो अनुदान की व्यवस्था है उसको लेकर सरकार एक पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट पॉलिसी बना सके। बिल्कुल, अब देखने वाली बात होगी सरकार इससे लेकर आगे चलकर कितनी गंभीर होती है, क्योंकि लगातार जो यौन शोषण के मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में आदिवासी नाबालिग छात्राओं के यौन शोषण के मामले में फंसा डिंडोरी के जून वानी कमिश्नरी हाई सेकेंडरी स्कूल राज्य सरकार से अनुदान भी ले रहा था और बच्चों से फीस भी। स्कूल प्रति छात्र 1500 रुपए प्रति महीने के हिसाब से मध्य प्रदेश सरकार से अनुदान प्राप्त करता है। इसमें लगभग 450 छात्र छात्राएं पढ़ते हैं, यानी इससे एक साल में करीब 75 लाख रुपए केवल सरकारी अनुदान प्राप्त हो रहा है। इसके अलावा स्कूल संचालित करने वाला एनजीओ छात्र छात्राओं से आवासीय फीस भी वसूलता है। बावजूद इसके प्रदेश के जो छात्राएं हैं वो सुरक्षित नहीं है। प्रदेश के 20 स्कूलों छात्रावासों की अब जांच की जाएगी। मिशनरी स्कूलों का अनुदान रद्द किया जाएगा। बाल अधिकारी संरक्षण आयोग इसे जल्द रद्द करवाएगा। निविदा करने वाले स्कूलों का अनुदान भी रद्द होगा। चलिए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की, जो कि भोपाल से मिल रही है, जहां किसानों के नुकसान की भरपाई का मामला 20 जिलों में से सिर्फ 8 ने रिपोर्ट भेजी है। फसल बीमा योजना के तहत किसानों को राहत देने में राजस्व विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। राज्य सरकार ने कलेक्टरों को निर्देश जारी कर दिए। सोमवार तक सर्वे की रिपोर्ट देनी होगी। मार्च के अंतिम सप्ताह तक सरकार किसानों को देगी मुआवजे की राशि। बारिश ओलावृष्टि की वजह से खराब हुई फसलें, किसानों को जल्द मुआवजा मिलेगा। तो देखिए एक बार फिर यहाँ पर बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते संवाददाता विवेक पांडे की। विवेक, लगातार सरकार ये किसानों से वादा कर रही है कि चिंता की कोई जरूरत नहीं है, आपके साथ सरकार हमेशा खड़ी है, बावजूद इसके अधिकारी जो हैं बड़ी लापरवाही एक बार फिर बरत रहे हैं। देखिए, जैसे ही मध्य प्रदेश में पिछले दिनों ओला और तेज बारिश हुई और गेहूं की फसल, चने की फसल खराब हुई, मुख्यमंत्री ने फौरन ही ऐलान कर दिया कि सर्वे कराया जाएगा और किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। और इसके लिए राजस्व विभाग ने प्रदेश के सभी जिलों के कलेक्टरों को ये निर्देश दिए हैं कि जहां बारिश हुई है, ओलावृष्टि हुई है, वहां पे जाके निरीक्षण किया जाए। रायसेन, भोपाल के आसपास सहित करीब 20 से अधिक ऐसे जिले हैं जहां पे बारिश हुई और ओले की वजह से फसलों को नुकसान हुआ, लेकिन अभी तक सिर्फ 8 ही ऐसे जिले हैं जहां की ये रिपोर्ट आई है कि आखिर कितना किसानों का नुकसान हुआ है। बाकी जिलों की से सर्वे रिपोर्ट फिलहाल नहीं आई है और समय पे अगर सर्वे रिपोर्ट नहीं आती है तो ऐसे में सरकार ने जो वादा किया है कि 10 दिनों के अंदर सर्वे पूरे होने के बाद जो मुआवजे की रकम है वो किसान बीमा योजना के तहत किसानों को दी जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री ने एक तरफ संवेदनशीलता दिखाते हुए किसानों को भरोसा दिलाया कि उन्हें मुआवजा दिया जाएगा, वहीं दूसरी तरफ सरकार के निर्देश के बाद भी आधा दर्जन से अधिक जो कलेक्टर हैं उन्होंने अब तक रिपोर्ट भेजी नहीं है, जिसके चलते किसानों को मुआवजा देने में देरी हो सकती है। और ये बात सरकार भी बेहतर तरीके से जानती है कि चुनावी साल है, ऐसे में विपक्ष मुद्दा बना सकता है और सोमवार को खुद मुख्यमंत्री इस संबंध में चर्चा करेंगी कि आखिर किन जिलों से ये रिपोर्ट नहीं आई है और अगर रिपोर्ट आ गई है तो किसानों को कितना नुकसान हुआ है। और कृषि विभाग और राजस्व विभाग, ये दोनों विभागों के पास जिम्मेदारी है कि सर्वे करके और कितने किसानों को इस नुकसान से उबारा जा सकता है, उसकी भरपाई की जा सकती है, इसको लेकर रिपोर्ट तैयार भी करने की कवायद शुरू हो गई है। बिल्कुल, अब देखने वाली बात होगी किसानों को कब तक मुआवजा मिलता है, क्योंकि किसानों के नुकसान की भरपाई अब सरकार ने करने का वादा किया है और 20 जिलों में से सिर्फ 8 ने ही अब तक रिपोर्ट भेजी है। फसल बीमा योजना के तहत किसानों को राहत देने में राजस्व विभाग की कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही यहां पर नजर आ रही है। राज्य सरकार ने कलेक्टरों को भी निर्देश जारी कर दिए और सोमवार तक कहा है सख्ती से कि सर्वे रिपोर्ट मिलनी चाहिए। मार्च के अंतिम सप्ताह तक सरकार किसानों को मुआवजा राशि प्रदान करेगी। बारिश ओलावृष्टि की वजह से जो फसलें खराब हुई हैं उसकी जो भरपाई है अब सरकार जल्द करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आपको, देखिए कल भी हमने किस तरह से सर्वे कराया था और उस दौरान भी यही निकल कर सामने आया था कि सरकारी नुमाइंदा कोई भी वहां पर सर्वे करने नहीं पहुंचा। आज
खबर सामने आ गई है, जहां पर एक बड़ी लापरवाही कहीं न कहीं राजस्व विभाग की उजागर हुई है और सरकार ने अब सख्ती से कहा है कि सोमवार तक जो भी नुकसान हुआ है किसानों का, उसका सर्वे कर जो रिपोर्ट है उस सरकार के सामने पेश की जाए, ताकि जल्द से जल्द किसानों का जो मुआवजा है वो उन्हें दिया जाए।